पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चांद और इसको छूने का सपना हर देश देखता है। लेकिन चांद को करीब से जानने के लिए इस तक पहुंचना भी तो ज़रूरी है। यूएसए, सोवियत यूनियन और चाइना जैसे बड़े देशों ने चांद पर अपना कदम जमा चुका था, पर भारत कभी भी इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन 23 अगस्त 2023 को भारत अपनी कड़ी मेहनत और टेक्नोलॉजी के बलबूते पर चंद्रयान 3 को चांद के सतह तक पहुंचा दिया। आइए जानते हैं भारत ने इस कठिन काम को कैसे अंजाम दिया, कितना वक्त लगा चांद पर एक लैंडर को उतारने के लिए, किस प्रोसेस को फॉलो किया गया था, कितना पेलोड्स था इस मिशन में। ऐसे और भी बहुत कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं द एक्सप्लेनिरुद्ध। 1962 में भारत सरकार द्वारा इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना की गई, जिसका नेतृत्व किया था डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को, जिसका मकसद था राष्ट्रीय स्तर पर अंतरिक्ष विज्ञान के बारे में रिसर्च और डेवलपमेंट करना। 1997 को इसरो ने मून मिशन की शुरुआत किया, लेकिन तब ये सिर्फ एक कागज और कलम तक ही सीमित था। हालांकि भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक बार इसरो का मुख्य कार्यालय में गए थे। वहां पे जाके उसने देखा कि चंद्रयान 1 का कैसे डिजाइन, कैसे काम चल रहा है। उसने काम देखकर बताया था, एक सुझाव दिया था कि इस चंद्रयान मिशन में एक MIP यानी मून इम्पैक्ट प्रोब ऐड करने के लिए, जिससे ये होता है कि वो मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के सतह तक टकराता और इससे ये बात साबित हो जाता कि चांद तक भारत ने एक स्पेस मिशन भेजा था। डॉक्टर कलाम की एडवाइस काम कर गया जब 22 अक्टूबर 2008 को पहला मून मिशन लॉन्च हुआ। इसमें पेलोड रखा गया था एक ऑर्बिटर के साथ, वही मून इम्पैक्ट प्रोब यानी MIP, जिसको चांद के सतह पर टकराना था। हालांकि ये मून मिशन अगस्त 2009 तक ही चला, लेकिन इसमें इस मिशन का काम दिया गया था चांद के सतह पर एक 3D मैप बनाना दक्षिणी ध्रुव पर, और इसके साथ रासायनिक और खनिज होने का अगर है तो उसमें उसका मैपिंग भी करना। लेकिन इस मिशन में एक अहम डिस्कवरी कर दिया, और वो था चांद के सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी मौजूद होने का दावा करना। इसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए जुलाई 22 को 2019 में लॉन्च कर दिया गया चंद्रयान 2, जिसमें पेलोड रखा गया था एक ऑर्बिटर और उसके साथ एक लैंडर और एक रोवर भी। लैंडर का नाम रखा गया था विक्रम और रोवर का नाम रखा गया था प्रज्ञान। लेकिन इस चंद्रयान 2 मिशन में एक नाकामयाबी हाथ आया। जब चंद्रयान 2 को लैंड करना था चांद के सतह पर 6 सितंबर 2019 को, उसी समय चांद के सतह से महज 2.1 किलोमीटर की ही दूरी था। तब एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से चंद्रयान 2 के जो लैंडर था उसके साथ ग्राउंड स्टेशन का संपर्क टूट गया और वो बुरी तरह से चांद के सतह पर जाकर टकरा गया। लेकिन इस मिशन में ऑर्बिटर ने सफल हुआ और ऑर्बिटर को सही ढंग से चांद के कक्षा तक पहुंचा दिया गया। यही ऑर्बिटर बाद में चंद्रयान 3 के सक्सेस के लिए अहम भूमिका निभाया है। वो क्या भूमिका है वो हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। चंद्रयान 2 के आधी सफलता के बाद इसरो के साइंटिस्ट ने जब चंद्रयान 3 लॉन्च करने के लिए सोचा, तो इस बार कोशिश था कि कोई भी गलती ना रहे। हालांकि अंतरिक्ष में किसी भी खगोलीय उपग्रह पर जाने के लिए प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग, एनालिसिस और फिर रिव्यू की सख्त ज़रूरत होती है। ऐसे हालात में चंद्रयान 3 के जो लैंडर थे उस पर ख़ास ध्यान दिया गया था। इसमें काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स भी किए गए थे, जैसे कि
इसके जो लेग्स था वो पिछले बार की तुलना में इस बार काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाया गया था। चंद्रयान 2 में 2 मीटर प्रति सेकंड की भी स्पीड से अगर उतरता तो भी वो उतर जाता, लेकिन इस बार उस स्पीड को अगर 3 मीटर प्रति सेकंड किया जाता, चंद्रयान 3 के लैंडर भी अभी उतर जाते। इसी स्ट्रेंथ से उसको बनाया गया है। फिर नंबर 2 पर आता है उसमें फ्यूल एफिशिएंसी के बारे में। फ्यूल उसमें ज़्यादा बढ़ा दिया गया और उसके साथ नए सेंसर्स भी लगाए गए। तीसरी बात होती है इंजन के बारे में। चंद्रयान 2 में एक सेंट्रल इंजन था, उसको रिप्लेस कर दिया गया। इस बार चंद्रयान 3 में 2 इंजन ऐड कर दिए गए। इसके साथ सॉफ्टवेयर को भी अपडेट कर दिया गया। और चौथी बात है सोलर पैनल। सोलर पैनल को काफ़ी एक्सटेंड कर दिया गया। इससे क्या होता है, पावर को काफ़ी अच्छी तरह से वो जनरेट कर सकता है। और इसके साथ ही TTC यानी ट्रैकिंग, टेलीमेट्री और कमांड एंटेना को भी ऐड कर दिया गया चंद्रयान 3 में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है टेस्टिंग। बिना किसी डिज़ाइन को छेड़े अंत के मतलब लास्ट के 2 साल तक पूरे टेस्टिंग में ध्यान दिया गया। बहुत से तरीके से इसको टेस्ट किया गया। इंडोर आउटडोर दोनों ही स्थिति में इसमें टेस्टिंग होते रहे। कभी हेलीकॉप्टर से नीचे की तरफ गिराए गए लैंडर को, कभी स्टूडियो में ले जाकर एक चांद के जो सिमुलेशन होते हैं, मतलब चांद के सतह का एकदम ऐसे ही आइडेंटिकल बनाया जाता है, उसमें भी उसको हॉट एंड कोल्ड दोनों तरीके से टेस्ट किए गए। और ऐसे ही टेस्टिंग करते रहे कि चंद्रयान 3 में इस बार पेलोड भी रखा गया था। और इस बार की पेलोड में था प्रपल्शन, लैंडर और रोवर। लैंडर का नाम फिर से इस बार विक्रम रखा गया और रोवर का नाम फिर से इस बार प्रज्ञान रखा गया। आइए इन पेलोड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं प्रपल्शन मॉड्यूल के बारे में। प्रपल्शन मॉड्यूल पृथ्वी के कक्षा से लेकर लैंडर और रोवर को चांद के कक्षा तक ले जाएगा और वहाँ पे उसको चक्कर काटने के बाद खुद 100 × 100 किलोमीटर के ऑर्बिट पर चक्कर लगाएगा। इसमें एक पेलोड भी रखा गया था, मतलब एक इंस्ट्रूमेंट भी रखा गया है। वो है शेप, मतलब स्पेक्ट्रोपोलरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेटरी अर्थ। इसका काम था एक्सोप्लैनेट से आने वाले तरंगों को मापना और अगर वो हैबिटेबल रहा तो उसके ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। हालांकि ये बहुत लंबे समय तक चलने वाला एक एक्सपेरिमेंट होगा और वैसे भी प्रपल्शन मॉड्यूल को 3 से 6 महीने तक चलने के लिए ही बनाया गया है। इसके अलावा इसमें स्पेक्ट्रल और पोलारीमेट्रिक मेजरमेंट करने के लिए भी रखा गया है चांद से पृथ्वी तक की जो दूरी है उसको। इसका वेट है करीबन 2145.01 kg और पावर जनरेट कर सकता है ये 738 वाट्स का। इसमें कई सारे सेंसर्स भी लगाए गए हैं जैसे कि CASS, IRAP और माइक्रोस्टार सेंसर। अब बात करते हैं लैंडर विक्रम के बारे में। लैंडर विक्रम को इस बार बनाया गया था बहुत ही पुख्ता तरीके से, जैसे कि मैंने पहले बताया, और इसको चलने के लिए दिया, मतलब एक लूनर डे, मतलब एक चांद के दिन के लिए वो काम करेगा, जैसे कि पृथ्वी के लिए वो 14 दिन का होता है। तो इसमें काफ़ी सारे पेलोड्स भी रखे गए हैं। पहला होता है रंभा। इसका नाम है रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आयनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। इसका काम है चांद के सतह पर जो प्लाज्मा है, मतलब आयंस और इलेक्ट्रॉन्स को मात्रा को मेजर करना, और समय समय के साथ अगर होते रहे कोई बदलाव भी होगा तो उसको भी ये चेक करता रहेगा। दूसरे नंबर पर आता है चेस्टी। इसका नाम है चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट। इसका काम है साउथ पोल में जो थर्मल प्रॉपर्टीज़ होता है अगर है तो उसका मेजरमेंट करना। तीसरे नंबर पर आता है इल्सा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। नाम से ही पता चलता है कि चांद के सतह पर अगर कोई भूकंप हुआ या कोई हलचल हुआ तो उसको ये आसानी से डिटेक्ट कर सकता है।
और चौथे नंबर पर आता है LRA यानी लेज़र रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। ये चांद से पृथ्वी तक की दूरी को लेज़र बीम के साथ मेजर करेगा। इसके साथ ऑर्बिटर जो है उसके साथ भी ये कनेक्ट कर पाएगा विथ हेल्प ऑफ लेज़र बीम। एक बात इसमें ख़ास है, ये LRA हालांकि दिया गया है नासा द्वारा। ये नासा द्वारा दिया गया एक स्पेशल पेलोड है जो चंद्रयान 3 में यूज़ किया गया है। इसके साथ लैंडर विक्रम में बहुत सारे सेंसर्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि LDV यानी लेज़र डॉपलर वेलोसीमीटर, लैंडर हैज़र्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा LHDAC, LASA यानी लेज़र ऑल्टीमीटर, KA बैंड ऑल्टीमीटर, स्टार सेंसर इत्यादि और भी है, जैसे कि LHVC यानी लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा। हालांकि ये लैंडर जो था उसका वेट रखा गया था 1723.86 kg का और ये 738 वाट का पावर जनरेट भी कर सकता है। और इस बार लैंडर को उतारने के लिए चंद्रयान 3 में जो प्रोग्राम रखा गया था वो चांद के सतह का 4 किलोमीटर इंटू 2.4 किलोमीटर का दायरा। पहले चंद्रयान 2 में इतना नहीं था, वो बहुत ही कम था। इस बार दायरा को बढ़ाया गया ताकि लैंडिंग काफ़ी स्मूथ हो सके और सॉफ्ट हो सके। अब जानते हैं थोड़े रोवर के बारे में। रोवर का नाम जैसे मैंने पहले बताया था प्रज्ञान रखा गया था। रोवर में 2 पेलोड्स यानी इंस्ट्रूमेंट रखे गए हैं, जैसे कि APXS यानी अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम था चांद के सतह पर जो एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, अगर है तो मतलब जो भी है मौजूद है, जैसे कि मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन, इसको मेजर करना अगर वो चांद के सतह पर हुआ या फिर चांद के जो पत्थर है उसमें हुआ। रोवर का काम है लैंडर से निकलकर चांद के सतह पर घूमना और वो घूमते घूमते ही ये एक्सपेरिमेंट कर लेगा। दूसरा है LIBS यानी लेज़र इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका काम था चांद के सतह पर केमिकल कंपोजिशन को और मिनरल जो था मतलब रासायनिक और खनिज का जो कंपोजिशन है उसको मेजर करना और काफ़ी एक्सपेरिमेंट करना, डेटा इकट्ठा करके वो इसरो के पास, साइंटिस्ट के पास भेजता ताकि चांद के जो सरफेस है, लूनर जो सरफेस है, उसके बारे में अच्छी तरह से पता हो सके। रोवर का वेट रखा गया था 26 kg का और वो 50 वाट का पावर जनरेट कर सकता था। एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि रोवर सिर्फ लैंडर के साथ ही कम्युनिकेट कर सकता था। इसके अलावा रोवर के पास और कोई कम्युनिकेशन का ज़रिया नहीं था पृथ्वी तक डेटा भेजने के लिए। इसको भी एक लूनर डे के लिए ही प्लान किया गया था, मतलब प्रोग्राम किया गया था, जो कि पृथ्वी के लिए 14 दिन होते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है। इसरो के तरफ से चंद्रयान 3 का प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर का सारा परीक्षण होने के बाद 6 जुलाई 2023 को इसरो के तरफ से चंद्रयान 3 के जो लॉन्च के डेट है वो घोषित कर दिया गया। वो था 23 अगस्त 2023 को। अब ये डेट घोषणा के बाद 11 जुलाई 2023 को 24 घंटे का एक सिमुलेशन प्रोसेस रखा गया। मतलब ये एक ड्रिलिंग प्रोसेस था, जो लॉन्च सीक्वेंस जब इनिशिएट करेंगे उस समय जो जो मैन्यूवर्स फॉलो किए जाएंगे उन सब का ही एक ड्रिल प्रोसेस होता है, वो सक्सेसफुली कर दिया गया था। 14 जुलाई 2023 वो दिन था जब चंद्रयान 3 को लॉन्च करना था। LVM-3M4 रॉकेट में सवार होकर दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया गया। और इस लॉन्च के बाद कई सारे सीक्वेंस, कई सारे मैन्यूवर्स किए जाते हैं, जहां पर रॉकेट से बूस्टर्स अलग हो जाते हैं। उसके बाद कई सारे प्रोसेस होते हैं। अल्टीमेटली
15 जुलाई 2023 को पृथ्वी के कक्षा से बाहर की तरफ चंद्रयान 3 चला जाता है और वहाँ से पहला ऑर्बिट पकड़ लेता है, पृथ्वी का पहला ऑर्बिट पकड़ लेता है। वो है 41,762 किलोमीटर इंटू 173 किलोमीटर का एक ऑर्बिट। वहाँ पर प्रपल्शन मॉड्यूल ही लैंडर और रोवर को कैरी कर रहा था। उसके बाद 17 जुलाई को दूसरी बार ऑर्बिट बदला जाता है। अब पृथ्वी का चक्कर लगा रहा था चंद्रयान 3। इस समय उसका जो दूरी था वो था 41,603 किलोमीटर इंटू 226 किलोमीटर। यहाँ पे 41,603 एपोजी है और 226 किलोमीटर जो है वो पेरिजी डिस्टेंस है। एपोजी डिस्टेंस दरअसल किसी भी खगोलीय वस्तु से दूर का जो पॉइंट होता है वो एपोजी कहलाता है और जो नियरेस्ट पॉइंट होता है वो होता है पेरिजी पॉइंट। इसके बाद तीसरा ऑर्बिट भी बदला जाता है। फिर 22 जुलाई 2023 को इसकी चौथी ऑर्बिट बदली जाती है। पृथ्वी का एक और ऑर्बिट वहाँ पे दिया जाता है, वो होता है 71,351 किलोमीटर इंटू 233 किलोमीटर का ऑर्बिट। और ये आहिस्ता आहिस्ता पृथ्वी से दूरी बना रहा था। फिर 1 अगस्त को चंद्रयान 3 को पहली बार ट्रांस लूनर ऑर्बिट में भेजा जाता है। वो एक ऐसा ऑर्बिट है जहां से वो पृथ्वी का आखिरी चक्कर लगाकर सीधा चांद की ओर रुख करता। वो ऑर्बिट का डिस्टेंस था 3,69,328 किलोमीटर इंटू 288 किलोमीटर का। अब यहाँ से चंद्रयान 3 यानी प्रपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर के साथ चल पड़ा चांद के कक्षा तक और अल्टीमेटली 5 अगस्त को चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लूनर ऑर्बिट में एंट्री लेता है। उसके बाद वो ऑर्बिट होता है 164 किलोमीटर इंटू 18,074 किलोमीटर का। 6 अगस्त को ऑर्बिट को चांद के कक्षा पे थोड़ा सा नीचे की तरफ लाया जाता है, मतलब चांद के सतह से 170 किलोमीटर की ही दूरी वो बनाए रहता है। उसके बाद 9 अगस्त को चांद के तीसरे ऑर्बिट पर आ जाता है और वो है 174 इंटू 1437 किलोमीटर का एक ऑर्बिट। गौर करने वाली बात यह है कि चंद्रयान 3 धीरे धीरे अपने चांद की कक्षा की ओर, मतलब चांद की कक्षा में धीरे धीरे अपना डिस्टेंस घटा रहा था और वो सतह तक धीरे धीरे नज़दीक जा रहा था। तो 14 अगस्त को चौथी बार ऑर्बिट बदली जाती है और वो था 151 किलोमीटर इंटू 179 किलोमीटर का। और 16 अगस्त पाँचवीं ऑर्बिट में दाखिल होते हैं, वो है 153 किलोमीटर इंटू 163 किलोमीटर के एक ऑर्बिट में। फिर 17 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल प्रपल्शन मॉड्यूल से अलग हो जाता है और उसके बाद 19 अगस्त को लैंडर मॉड्यूल की गति को पहली बार घटा दी जाती है, उसे डीबूस्टिंग कहते हैं। तो इससे होता है कि ऑर्बिट को थोड़ा और कम कर दिया जाता है और वो डिस्टेंस था 113 किलोमीटर इंटू 157 किलोमीटर का। फिर 20 अगस्त को दूसरी और फाइनल टाइम में सक्सेसफुली डीबूस्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब गति तो कमी हो ही रहा है, उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता डिस्टेंस भी कम होते जा रहा था। इस बार था 25 किलोमीटर इंटू 134 किलोमीटर का ऑर्बिट। अब इसरो चंद्रयान 3 को जब चांद पे उतारेगा उसका एक डेट भी तय कर देता है। वो डेट था 23 अगस्त को, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। अब यहाँ पे एक सवाल आता है, वो है 14 जुलाई को चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था, फिर 23 अगस्त को लैंडिंग किया जाने वाला था चांद पर, मतलब करीब करीब 40 दिन का एक लंबा गैप। तो इसमें कई सारे मैन्यूवर्स भी किए गए हालांकि, पर भारत को इतना समय क्यों लग गया जब यूएसए, सोवियत यूनियन और चाइना ने अपने प्रूफ को सिर्फ
5 दिनों में, मतलब सिर्फ 5 दिनों में ही चांद के सतह पर लैंड करवा चुका था। इतने समय क्यों लग गया? इसका एक नहीं बहुत ज़्यादा कारण है। पहला कारण बताया जाता है कि इसमें जो ईंधन इस्तेमाल किया गया था वो इतना ज़्यादा नहीं था कि पृथ्वी के सतह से सीधा चांद के सतह तक रॉकेट पहुंचा दी जाए। एक तो ईंधन की बात है, दूसरा है इसका जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाएगा, तो उसको भी घटाना था और ईंधन को भी सही से इस्तेमाल किया जाना था। तो इसीलिए इसको एक कारण बताया जाता है। दूसरा कारण है इसका जो इंडिया का जो रॉकेट है वो उतना एफिशिएंट नहीं है, उतना ताकतवर नहीं है कि चंद्रयान 3 को डायरेक्टली पृथ्वी के सतह से सीधा चांद के सतह तक ले जाया जाए। ये तो एक है। और एक कारण बताया जाता है, स्लो बट स्टेडी विंस द रेस। ये एक कहावत तो है, सब जानते हैं। यही कहावत को प्रैक्टिकली भारत ने प्रूव कर दिया। और चौथा कारण बताया जाता है कि इसरो ने हालांकि प्रपल्शन मॉड्यूल को मतलब उसके इंजन को फायर करके पृथ्वी के ग्रेविटी को इस्तेमाल किया और हर बार वो स्पेसक्राफ्ट की इंजन को यूज़ करके डिस्टेंस को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ाता गया। इसे एक प्रकार से स्लिंग शॉट मेथड कहते हैं, लेकिन साइंटिफिकली इसको होमैन ट्रांसफर ऑर्बिट्स के नाम पे जाना जाता है। तो 20 अगस्त की घोषणा के बाद 21 अगस्त को चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम के साथ संपर्क साधने में इसरो कामयाब रहा। अब एक बात मैं पहले कहा था वीडियो में कि चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर था वो चंद्रयान 3 के सक्सेस में एक अहम भूमिका निभाया है। दरअसल चंद्रयान 2 के जो ऑर्बिटर था वो 2019 से चांद की परिक्रमा कर रहा था और इस बीच वो कई सारे फोटोज निकाले, वीडियोस निकाले, जहां से ये साइंटिस्ट ने तय कर पाया कि चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्पॉट हालांकि कहाँ होना चाहिए। सेफ लैंडिंग के लिए एक सही जगह चुनना बहुत ज़रूरी था, जो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने बाखूबी किया। अब 23 अगस्त 2023 शाम के 5:43 पर पावर डिसेंट की प्रक्रिया शुरू हुआ। 25 किलोमीटर ऑल्टीट्यूड के साथ और 1680 मीटर पर सेकंड की रफ्तार के साथ। उसके बाद ये रफ्तार को थोड़ा धीमा कर दिया गया, यानी 358 मीटर पर सेकंड लाया गया और तब चांद के सतह से उसकी ऊंचाई था 7.4 किलोमीटर और ये दूरी तय करने में वक्त लगा था 11.5 मीटर। इस दौरान लैंडर हैजर्ड डिटेक्शन अवॉइडेंस कैमरा और लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरा ने बाखूबी साथ दिया लैंडर का। फिर शाम के 5:54 पर उसी ऑल्टीट्यूड को होल्ड करके रखा करीब 10 सेकेंड तक। फिर उसको नीचे की तरफ लाया गया, मतलब चांद के सतह से अब लैंडर की दूरी था 6.4 किलोमीटर का। अब इसी समय लैंडर में जो मीटर्स ऑल्टीमीटर्स लगे होते हैं वो जैसे कि के बैंड ऑल्टीमीटर, लेजर ऑल्टीमीटर, ये सब चांद के सतह पे मोड़ दिया गया, मतलब चांद की सतह के तरफ मोड़ दिया गया था। करीब शाम के 5:55 पर उसका वेलोसिटी और भी कम कर दिया गया और वो अब चांद के सतह से 6.4 किलोमीटर से 3 मिनट में आ गया था 800 मीटर की ऊंचाई पर। अब यहीं से शुरू होता है वर्टिकली नीचे की तरफ आना। अब तक हॉरिजॉन्टली आ रहा था, अब वो वर्टिकली नीचे की तरफ आएगा और ये बहुत ही जोखिम भरा एक मैन्यूवर है क्योंकि यहीं से प्रॉब्लम सारा शुरू हो जाता है। हालांकि इस समय में लैंडर 149.8 मीटर पर आ गया था और वहां पर आकर वो 22 सेकंड तक अपने आप को संभाला, मतलब होवर किया, शून्य में होवर करता रहा वो। फिर चांद के सतह से उसको सिर्फ 10 मीटर की ऊंचाई पर लाया गया, वो भी वर्टिकली ही लाया गया था।
और आखिर के 10 मीटर की जो ऊंचाई थी वो लैंडर विक्रम ने तय किया सिर्फ 9 सेकंड में। मतलब बहुत ही धीमे उसको नीचे की तरफ लाया गया था। उसके बाद वो क्षण आता है जो इतिहास बनाकर रख दिया। शाम के 6:03 पर लैंडर विक्रम धीरे धीरे उतरकर चांद के दक्षिणी ध्रुव को टच डाउन करता है, यानी सॉफ्ट लैंडिंग कर लेता है। और इसी के साथ भारत बन जाता है चौथे देश जो कि चांद के सतह पर सही तरीके से एक प्रोब को उतार दिया और दक्षिणी ध्रुव पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाने वाला पहला देश बन जाता है भारत, जो कि आज तक किसी भी देश ने ये कारनामा नहीं करा था। चांद के सतह पर रोवर तो लैंड कर चुका था, लेकिन अभी उसका असली काम तो बाकी था। लैंड करने के करीब 8 घंटे बाद लैंडर विक्रम में से रोवर प्रज्ञान बाहर आता है और अपने पेलोड के साथ वो सारे एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। उस रोवर के साथ लैंडर विक्रम भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने वाला था, लेकिन क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स हुआ, क्या मिला आखिर इस एक्सपेरिमेंट्स से? आखिरकार चांद के साउथ पोल पर ही क्यों चंद्रयान 3 को उतारा गया? इस पूरे मिशन का क्या उद्देश्य था? और अब चांद के सतह पर उतरने के बाद स्पेस रेस में भारत किस मुकाम तक पहुंच चुका है, ये सब कुछ जानेंगे, लेकिन अगले वीडियो में। अगर इस वीडियो से कुछ अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर सेट कर देना, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूं आप तक जरूर नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, सच्चे रहिए और देखते रहिए द एक्सप्लेनिंग विद। नमस्ते।